आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी सरकार ने मवेशियों से मुताल्लिक शोबे में तरक्की को फरोग देने की खातिर नजरसानी शुदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। डेयरी के फरोग से मुताल्लिक नजरसानी शुदा कौमी प्रोग्राम को भी मंजूर कर लिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने अक़लियतों समेत सभी तबकों की समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाने का तहैया कर रखा है। रिजर्व बैंक के माहाना जायजे में कहा गया है कि आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मईशत लगातार फरोग पा रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ लड़ाई में जुज़वी जंगबंदी से इत्तफाक कर लिया है। इसराइल ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है और इलाके के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में जमीनी हमले किए हैं। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज प्री क्वार्टर फाइनल्स में किदाम्बी श्रीकांत और अनुपमा उपाध्याय भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मवेशी परवरी के शोबे में तरक्की को मुस्तहकम करने के लिए नजरसानी शुदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। 1000 करोड़ रुपए के इजाफी बजट के साथ नजरसानी शुदा मिशन को नाफिज किया जाएगा। मरकजी काबीना के फैसलों के बाद कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम से दूध की पैदावार में वाज़े तौर पर इजाफा होगा। इस तरह किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। काबीना ने डेयरी की तरक्की के लिए नजरसानी शुदा कौमी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इसका मकसद डेयरी के बुनियादी ढांचे की तौसी और जदीद कारी करना है। इससे डेयरी सेक्टर की पायदार तरक्की और पैदावारियत को यकीनी बनाया जा सकेगा। मरकजी काबीना ने भीम यूपीआई की छोटी रकम की लेन देन के फरोग के लिए एक तरगीबाती स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम छोटे कारोबारियों को मजीद किसी इजाफी चार्ज के यूपीआई की खिदमात हासिल करने में मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए फी लेन देन 0.15% की शरह से तरगीबात दी जाएंगी। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सरकार ने एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट कायम करने का भी फैसला किया है। ये प्लांट आसाम के नामरूप में वाक़ई ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मौजूदा इहाते में कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुल्क में बिलखुसूस शिमाल मशरक़ी खित्ते में यूरिया की मुकामी पैदावार की सलाहियत को बढ़ाएगा और शिमाल मशरक़ी खित्ते के अलावा बिहार, मगरबी बंगाल, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया खाद की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा करेगा। अक़लियतों के उमूर से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार अक़लियती तबकों समेत सभी बरादरियों की समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश करती रही है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में जनाब रिजिजू ने बताया कि इन तबकों को तालीमी एतबार से बाइख्तियार बनाने के लिए सरकारी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स पर मबनी स्कॉलरशिप नाफिज कर रही है। और वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि रोजगार को यकीनी बनाने और इक़्तिसादी एतबार से बाइख्तियार बनाने की खातिर रियायती शरों पर कर्जे फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें भी चलाई जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास और कौमी अक़लियती तरक्याती और माली कॉरपोरेशन के लिए इक्विटी जैसी स्कीमें शामिल हैं। रिजर्व बैंक के मार्च के महीने के माहाना बुलेटिन में कहा गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद भारतीय मईशत लगातार फरोग पा रही है। मज़कूरा बुलेटिन में मईशत की सूरत हाल के उन्वान से एक मजमून में कहा गया है कि आलमी मईशत बढ़ती हुई तिजारती कशीदगी, दुनिया भर में गैर यकीनी के हालात में शिद्दत और महसूलात में इजाफे के दौर से गुजर रही है। अलबत्ता मजमून में यह भी कहा गया है कि इन चैलेंजों के बावजूद
بھارتی معیشت میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور زرعی شعبے کی مستحکم کارکردگی اور بڑھتی ہوئی کھپت سے اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ مذکورہ مضمون کے مطابق ان چیلنجوں کا سامنا کرنے میں بھارت کی میکرو اقتصادی قوت کو افراط زر کی شرح کم ہونے سے تقویت ملی ہے۔ یہ شرح گزشتہ مہینے کم ہو کر 3.6% ہو گئی، جو پچھلے 7 مہینے میں سب سے کم ہے۔ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں مزید سدھار آنے سے ایسا ہوا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون کے امرت ادیان میں ادیم اتسو میں شرکت کریں گی۔ اس پروگرام کا انعقاد بہت چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں MSMEs کی وزارت کر رہی ہے۔ اس کا مقصد ملک کے درخشاں اور مالا مال ورثے کو شہریوں کے قریب لا کر MSMEs کو بااختیار بنانا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ پروگرام اس مہینے کی 30 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ادیم اتسو میں 7 پویلین ہوں گے، جن میں دستکاری سے لے کر زرعی پیداوار تک مختلف اشیاء کی نمائش کی جائے گی۔ پویلینز میں گرین MSME ٹیکنالوجیز، خواتین کاروباری، PM وشوکرما اور قبائلی صنعت کار، کھادی اور گاؤں کی صنعتوں اور MSME کاروبار میں اہم رول ادا کرنے سے متعلق پویلینز شامل ہوں گے۔ ان میں مختلف تجارتی اشیاء اور مٹی کے برتنوں کی نمائش بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تقریب کے دوران ہنر، سنگیت، نکڑ ناٹک، ساڑی پہننے کے سیشنز اور راجستھانی کٹ پتلیاں بنانے جیسی سرگرمیاں اہم جھلکیاں ہوں گی۔ ادیم اتسو عوام کے لیے روزانہ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کھلا رہے گا۔ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ گرین پاور ملک کی مجموعی توانائی کی 42% سے زیادہ ہے۔ نئی دلی میں 32ویں کنورجنس انڈیا ایکسپو، اسمارٹ موبلٹی انڈیا ایکسپو اور 10ویں اسمارٹ سٹیز انڈیا 2025 سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے زور دے کر کہا کہ سرکار متبادل ایندھن اور بایو ایندھن کو خصوصی ترجیح دے رہی ہے۔ سفر میں لگنے والے وقت کو کم کرنے کے مقصد سے بنیادی ڈھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اعلان کیا کہ دلی اور دہرادون، دلی اور جے پور کے ساتھ ساتھ چنئی اور بنگلورو کے درمیان دوری کم ہو کر محض 2 گھنٹے رہ جائے گی۔ جناب گڈکری نے مزید کہا کہ دلی اور ممبئی کے درمیان سفر میں لگنے والا وقت بھی کم ہو کر 12 گھنٹے رہ جائے گا۔ We are the third largest country in the world which is importing fossil fuel. So my dream is we need to think about the alternative fuel and biofuel by which we can reduce pollution and the cost. And I am confident that within 6 months our car cost, our petrol car, diesel car and electric car will be the same. And that is the reason now in our power basket more than 42% of our power is green power. بہار میں بین الاقوامی سیپک تکرا فیڈریشن عالمی کپ 2025 آج پٹنہ میں شروع ہوگا۔ بھارت، ملیشیا، تھائی لینڈ، جاپان، برازیل، امریکہ، ایران، اٹلی، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اور سنگاپور سمیت 20 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار آج شام اس کا افتتاح کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ 25 مارچ تک جاری رہے گا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار اسٹیٹ اسپورٹس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل رویندر شنکرن نے کہا کہ بہار پہلی مرتبہ سیپک تکرا عالمی کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ بھارت نے سورینام کے ساتھ اپنی ترقیاتی ساجھیداری کے تحت $10 لاکھ مالیت کی مشینری بھیجی ہے۔ اس کا مقصد وہاں کے پھلوں کی صنعت کے فروغ میں مدد کرنا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ مذکورہ پہل سے بھارت اور سورینام کے ساجھیداری کو تقویت ملے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس کے خلاف لڑائی میں جزوی جنگ بندی سے اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس معاملے پر بات چیت کی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے کل رات بتایا کہ صدر ٹرمپ نے جناب پوتن کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں فون پر جناب زیلنسکی کو جانکاری دی۔ اس موقع پر مختلف اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں رہنما جزوی جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔
The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. They agreed this could be the first step toward the full end of the war and ensuring security. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. उधर यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी गुफ्तगू को मुस्बत, बेबाक और बहुत ठोस करार दिया है। ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और ट्रंप ने रूस के ज़ेर कब्जा ज़पोरोशिया पावर प्लांट की मुमकिना अमरीकी मिल्कियत के बारे में तबादला ख्याल किया। We will support any proposals that lead to sustainable and just peace. But for this, we need to understand what it's about, what are the details, and, well, God willing, we will know all these details so that the partners have discussed with us. Because in this war, there are two sides, Russia and Ukraine. And negotiating without Ukraine, it seems to me, well, is unproductive. इसराइल ने गजा के वस्ती और जुनूबी इलाकों में जमीनी कार्रवाई शुरू करके अपनी फौजी मुहिम तेज कर दी है। इसराइल ने ये फौजी कार्रवाई अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद सबसे मौलिक फजाई हमलों में से एक हमले के सिर्फ एक दिन बाद की है। इस हमले में कम से कम 400 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा पट्टी के वस्ती और जुनूबी इलाकों में जमीनी कार्रवाई शुरू की है ताकि सिक्योरिटी का दायरा वसी किया जा सके और शिमाली और जुनूबी गजा के दरमियान एक आर्जी बफर जोन कायम किया जा सके। तफसील हमारे नामानिगार से। गजा की वजारत सेहत अपनी हलाकतों की तादाद में जंगजुओं और आम शहरियों में फर्क नहीं करती। अलबत्ता इसराइल का दावा है कि हमलों में हमास के फौजी कमांडरों और सियासी ओहदेदारों को निशाना बनाया गया। इस बात का कवी इम्कान है कि आम शहरी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। तशद्दुद के नए वाकयात के बावजूद हमास का कहना है कि वो जंगबंदी की गरज से बातचीत के लिए तैयार है। इस दौरान अमरीका की वजारत खारजा ने बुध के रोज इशारा दिया कि जंगबंदी में तोसी की गुंजाइश अब भी बरकरार है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। यूरोप की खलाई एजेंसी ESA ने कल शाम एसोलेट खलाई दूरबीन मिशन से डेटा की पहली खेप जारी की, जो कायनात का 3D नक्शा तैयार करने की जानिब एक अहम कदम है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म भारत में DFB पोकल सेमीफाइनल और फाइनल मैचों को बराह रास्त नशर करेगा। प्रसार भारती और DFB जर्मनी ने भारत और जर्मनी के दरमियान फुटबॉल ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और फुटबॉल के मजीद मैचों को भारत में लाने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन में स्विट्जरलैंड के बेसल में आज कई दिलचस्प मुकाबले होंगे। कई भारतीय खिलाड़ी प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस खेलेंगे। मर्दों के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। उन्होंने कल अपने हमवतन खिलाड़ी HS प्रणय को सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। प्रांशु रजावत का मुकाबला फ्रांस के खिलाड़ी से होगा, जबकि शंकर सुब्रमण्यम का मुकाबला एंडरसन से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने सुनीता विलियम्स की जमीन पर वापसी की खबर को सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की जमीन पर वापसी की खबर को पेश करते हुए लिखा है, नासा और इसरो ने क्रू 9 की जमीन पर वापसी का खैर मकदम किया। वजीर आजम मोदी ने सुनीता विलियम्स के जमीन पर वापस आने पर खैर मकदम किया और सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया है कि साबित कदमी का हकीकी मतलब क्या है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई अखबारों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह बयान नुमाया किया है कि भारत का 2040 तक भारतीय खलाबाज को चांद पर भेजने का मंसूबा है। खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने मवेशियों से मुताल्लिक शोबे में तरक्की को फरोग देने की खातिर नजरसानी शुदा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। डेयरी के फरोग से मुताल्लिक नजरसानी शुदा कौमी प्रोग्राम को भी मंजूर कर लिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने अक़लियतों समेत सभी तबकों की समाजी और माशी हालत को बेहतर बनाने का तहैया कर रखा है। रिजर्व बैंक के माहाना जायजे में कहा गया है कि आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारतीय मईशत लगातार फरोग पा रही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ लड़ाई में जुज़वी जंगबंदी से इत्तेफाक कर लिया है। इसराइल ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है और इलाके के वस्ती और जुनूबी हिस्सों में जमीनी हमले किए हैं।
اور سوئس اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج پری کوارٹر فائنلز میں کدامبی سریکانت اور انوپما اپادھیائے بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔